नमस्कार। आज हम मौर्य काल की कला और वास्तुकला पर जो भी जानकारी मिली है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये वो दौर था जब कला ने भारतीय इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें बताते हैं कि कैसे उस युग में कला का विकास हुआ। जी, और इसमें राजकीय संरक्षण राजाओं का सपोर्ट और साथ ही लोक परंपराएं दोनों शामिल थीं। तो आज का हमारा मकसद है इन स्रोतों से मौर्य कला की मुख्य विशेषताओं को देखना। हाँ, जैसे नगर नियोजन कैसा था, स्तंभ, स्तूप, गुफाएं और हाँ, लोक कला, इन सब के क्या मायने थे, क्या महत्व था। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कि मौर्य कला के दो रूप दिखते हैं, है ना? हाँ, मोटे तौर पर एक थी राजकीय कला, जिसे शासकों का संरक्षण मिला, जैसे कि अशोक के स्तंभ या शायद महल। अच्छा। और दूसरी थी लोक कला। ये आम लोगों से जुड़ी हुई थी, जैसे वो यक्ष यक्षिणी की बड़ी बड़ी मूर्तियां मिलती है ना। हाँ। वो इसी में आती हैं। हाँ, समझ गई। राजकीय कला की बात करें तो पाटलिपुत्र का नाम सबसे पहले आता है, राजधानी जो थी। बिल्कुल। और मेगास्थनीज ने जो लिखा है उसके बारे में, वो तो कमाल है। लगभग 15 किलोमीटर लंबा शहर। 15 किलोमीटर और करीब 3 किलोमीटर चौड़ा। ये तो बहुत ही विशाल हुआ उस जमाने के हिसाब से। जी हाँ, ये दिखाता है कि उनकी प्लानिंग और इंजीनियरिंग कितनी जबरदस्त रही होगी। और सुरक्षा के लिए वो लकड़ी की दीवार 700 फुट ऊंची बताई जाती है। हाँ, जिसमें 64 द्वार और 570 बुर्ज थे। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं थी, ये एक तरह से शक्ति का प्रतीक भी था। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं अशोक के स्तंभों पर। ये तो मौर्य कला के शायद सबसे मशहूर उदाहरण है। बेशक। और इनकी खासियत यह है कि ये एकाश्मक हैं, एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए हैं। और वो पॉलिश, जिसे ओपदार कहते हैं, हाँ। ऐसी चमक की आज भी हैरान करती है। जी, और सोचिए, इनकी औसत ऊंचाई 35 से 50 फीट होती थी। वजन लगभग 50 टन। 50 टन। कैसे लाते होंगे, कैसे खड़ा करते होंगे इन भारी स्तंभों को। कमाल है। हाँ, और ये ईरानी स्तंभों जैसे नहीं थे जो किसी इमारत का हिस्सा हो। जी। ये स्वतंत्र रूप से खड़े किए गए थे, जैसे कोई घोषका कर रहे हो। और इनके ऊपर वो पशु आकृतियां होती थी। बिल्कुल, जैसे सारनाथ का मशहूर सिंह शीर्ष। हाँ। वो 4 शेर वाला, जो अब हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। सुना है उसके नीचे जो चक्र और पशु बने हैं, हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह, वो बुद्ध के पहले उपदेश के प्रतीक है। सही। धर्मचक्र प्रवर्तन। अशोक ने करीब 30 ऐसे स्तंभ बनवाए थे, ऐसा माना जाता है। और कई पर तो उनके धम्म के संदेश भी खुदे हुए हैं। जी, तो ये सिर्फ कला नहीं थी, ये एक तरह का संवाद भी था राजा का अपनी प्रजा के साथ। अशोक के समय में एक और चीज बहुत बनी, स्तूप। हाँ, स्तूप ये बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। मूल रूप से ये टीले जैसे होते थे जिनमें बुद्ध या बौद्ध संतों के अवशेष रखे जाते थे। अच्छा। बौद्ध परंपरा तो कहती है कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। 84,000, ये तो शायद थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात होगी। हाँ, शायद। लेकिन ये दिखाता है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर स्तूपों का निर्माण करवाया। सांची और सारनाथ के जो शुरुआती स्तूप हैं वो इसी काल के माने जाते हैं। और स्तूप का एक खास डिजाइन होता है ना? वो गोल गुंबद जैसा हिस्सा, अंड। जी, अंड। और उसके ऊपर एक चौकोर घेरा जिसे हर्मिका कहते हैं। हाँ। और सबसे ऊपर छत्र। ये सब बौद्ध प्रतीकों से जुड़े हैं। बिल्कुल। और इसी दौर में एक और तरह की वास्तुकला मिलती है, चट्टानों को काटकर बनाई गुफाएं। अरे हाँ, बिहार में बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में। जी, ये गुफाएं अशोक और उनके पोते दशरथ ने बनवाई थीं। अच्छा। खास तौर पर आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए। अच्छा, सिर्फ बौद्धों के लिए नहीं? नहीं, आजीवक भी उस समय का एक महत्वपूर्ण संप्रदाय था। और इन गुफाओं में जैसे लोमस ऋषि गुफा, उसका प्रवेश द्वार बहुत खास है, मेहराबदार, जैसे लकड़ी का बना हो। और कहते हैं कि इन गुफाओं के अंदर की दीवारों पर भी वैसी ही शीशे जैसी पॉलिश है। हाँ, बिल्कुल वैसी ही, जैसी स्तंभों पर मिलती हैं। कमाल की तकनीक थी उनके पास। तो ये तो हुई राजकीय कला। अब जरा वापस लोक कला पर आते हैं। वो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां। हाँ, ये मूर्तियां थोड़ी अलग हैं। इनमें राजकीय कला जैसी औपचारिकता नहीं है। ये ज्यादा जीवंत, थोड़ी स्थूल और जमीन से जुड़ी हुई लगती हैं। जैसे वो दीदारगंज यक्षिणी मिली है पटना के पास, बहुत मशहूर है। जी, वो बेहतरीन उदाहरण है। ये शायद उस समय के लोक देवता या प्रकृति की शक्तियों को दर्शाती होंगी, आम लोगों की मान्यताओं का प्रतिबिंब। तो अगर हम सार देखें तो मौर्य कला का महत्व क्या रहा, इसका प्रभाव क्या था? देखिए, इसका असर कई स्तरों पर था।
एक तो इसने वास्तुकला और मूर्तिकला में नई तकनीकें दी, जैसे एकाश्मक स्तंभ बनाना, वो खास पॉलिश करना। इसने आने वाले समय की भारतीय कला, खासकर गुप्त काल की कला के लिए एक तरह से नींव रखी। और इसके प्रतीक जैसे सारनाथ का सिंह शीर्ष, वो तो आज भी हमारे राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा हैं। शांति और शक्ति के प्रतीक के तौर पे देखे जाते हैं। और हाँ, अशोक ने कला का इस्तेमाल अपने धम्म, अपने विचारों को फैलाने के लिए भी किया। तो ये सिर्फ सुंदरता की बात नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस समय की राजनीति, धर्म, समाज और तकनीक सबका मिला-जुला प्रतिबिंब थी। ये दिखाती है कि कैसे एक साम्राज्य कला का इस्तेमाल अपनी पहचान बनाने, विचार फैलाने और शक्ति दर्शाने के लिए करता है। वाकई पाटलिपुत्र के विशाल नगर से लेकर सारनाथ स्तंभ की शांति तक, ये कला हमें उस प्राचीन भारत की एक बहुत ही दिलचस्प और प्रभावशाली तस्वीर दिखाती है। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज जब हम मौर्य कला को देखते हैं तो हमें उसकी कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्रासंगिक या प्रभावशाली लगती है? उनकी इंजीनियरिंग की क्षमता, उनके प्रतीकों का गहरा अर्थ, या फिर उनकी कला में जो दुनिया को देखने का नजरिया झलकता है वो?